यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट है, और ये सारा का सारा यूनिट कंसेप्ट बेस्ड। तो अगर आपको इस यूनिट में परफॉर्म करना है तो आपको इस यूनिट को पूरी डिटेल में कंसेप्ट्स के बेसिस पे इसको समझना हो। ठीक है, इजी है अगर आप कंसेप्ट के बेसिस पे समझो तो। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके न्यूमेरिकल्स, इससे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन कोई फॉर्म नहीं होता, लेकिन इससे शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल काफी आता होता है, कंसेप्चुअल स्पेशली बहुत ज्यादा आता होता है। और अगर आपको इसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसके हर एक छोटे छोटे माइन्यूट कंसेप्ट्स को और डीबीपीज को साथ में करते हुए आगे बढ़ना, कोई परेशानी नहीं। बात समझ में आ रही है? याद करो फिर से जरा, हमने कहां से कहानी शुरू की थी? एक चार्ज रेस्ट पे। कहां से कहानी शुरू की थी? एक चार्ज रेस्ट पे। प्रॉपर्टीज क्या कहलाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर चार्ज किस में आ गया बेटा? मोशन में। क्या कहलाया? करंट। करंट कैरिंग वायर की वजह से आसपास में क्या प्रोड्यूस हुई? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस की वजह से? मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर हमने थोड़ा उल्टा सोचना शुरू कि अगर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? सोचने की डायरेक्शन समझ रहे हो क्या है यहां पर? हमने पहले क्या सोचा था कि करंट से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या प्रोड्यूस करना है? मैग्नेटिक फील्ड से करंट। और ये मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करने के प्रोसेस का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत जगह यूज होता है। को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि हम कंसेप्ट सीखें, फिर इस पे क्वेश्चंस करें और आपसे डाउट्स पूछा जाए, ये कन्वेंशनल तरीका है। जनरली जो दूसरा तरीका मैं बहुत बार यूज करता हूं, ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मेथड है कि आप किसी सिचुएशन को उठाओ, आप सिचुएशन को एनालाइज करो और सिचुएशन से आप कंसेप्ट पे जाओ। कई लोगों को ये चीज मुश्किल लगती है, बट दिस इज द राइट वे टू स्टडी। इससे आपको चीजों को समझना और ग्रैप्स करना आसान होता है और उसको अप्लाई करना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से कंसेप्ट यूज करो तो ठीक रहता, नहीं तो प्रॉब्लम आता। फिर सवाल आता है कि सर इसको हम कहां यूज करेंगे? तो इसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो है आपका जनरेटर। वो क्या है आपका? जनरेटर। आप जनरेटर से क्या प्रोड्यूस करते हो? करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हो। और जनरेटर वर्क्स इन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और भी बहुत कुछ है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। पहले इसका एक छोटी सी बात जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, बट एक बार फिर भी मैं आपको वो रिवाइज कराऊंगा, एंड दैट कंसेप्ट इज माय मैग्नेटिक फ्लक्स। कंसेप्ट का नाम क्या है बेटा मेरे पास? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स अब सबको पता है क्या है? जब कभी भी मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को किसी भी एरिया के साथ एसोसिएट कर दूं, किसको किसके साथ एसोसिएट कर दूं? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को किसी भी एरिया के साथ एसोसिएट कर दिया जाए तो देन इट इज नोन एज फ्लक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब कभी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को एरिया से एसोसिएट कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लक्स। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से एसोसिएटेड थी तो उसको हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया से एसोसिएटेड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। लिखेंगे कैसे? एफ पाई के साथ बी। नाउ दिस बी सिग्निफाइज दैट इट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? ई डॉट डीएस। तो ये क्या हो जाएगा? बी डॉट डीएस अगर आप किसी स्मॉल पॉइंट पे, या फिर अगर टोटल फ्लक्स लिख रहे हो तो इट इज बी डॉट एस। बोलो क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? इट इज बी डॉट एस। क्या कहलाएगा ये? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, कैसे निकालेंगे? वही पुरानी बातें। मान लो ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस का ये क्या होगा मेरे पास बेटा? एरिया वेक्टर। और इससे जो फील्ड लाइन निकल रही है
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर की कहां हो, डायरेक्शन में हो, तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। यस और नो? क्यों? फ्लक्स क्या लिखोगे, बोलो बेटा, बी डॉट एस, और यहां थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये सिंपली बी एस हो जाएगा। यस और नो? एक तो कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, ये फिर से मेरे पास एक, और ये इसका एरिया वेक्टर हो, और इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही है, बोलो यस और नो? लेट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ये कितना एंगल बना रहा है यहां पर, थीटा होगा। तो यहां पे बिकॉज थीटा इज एक्यूट, फिर से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, बी डॉट एस, so flux will be, in this case the flux is again positive. yes or no? और क्या हो सकता है, बोलो बेटा, थर्ड केस में, ये अगर कोई सरफेस है, पुरानी बात है बस रिवाइज करवा दे रहा हूं, ये सरफेस एरिया है और इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस कैसी हो, कुछ इस तरीके से पैरेलल निकल रही है, बोलो बेटा यस और नो? एंड लेट दिस एंगल इज 90 डिग्री, इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, 90 डिग्री। एंड द फोर्थ केस, जब ये कोई सरफेस है, ये मेरे पास एरिया वेक्टर है, और इस केस में जो फ्लक्स है वो कुछ ऐसे निकल रहा है, एंड थीटा क्या हो, ऑब्ट्यूस हो, तो यहां पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डॉट एस, विच इज बी एस cos थीटा, थीटा इज ऑब्ट्यूस, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यस और नो? पहले इतनी बात नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं।
फ्लक्स के बारे में ही बताया है। चलो रब कर दो इसको। क्या सीखा हमने? बहुत ही बेसिक बात सीखी अभी। इंडक्शन तो हमने सीखना है कि इंडक्शन कैसे होता है। हमने सबसे पहले क्या निकाला बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या निकाला हमने? मैग्नेटिक फ्लक्स। रब कर दो इसको। चलो अब देखो बेटा, कंसंट्रेट करना। हमने क्या सीखना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने क्या सीखना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी एक जगह एक कॉइल में हमने क्या प्रोड्यूस करना है बेटा? करंट। किसकी हेल्प से? मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। क्या प्रोड्यूस करना है बेटा? हमने करंट प्रोड्यूस करना है। कैसे हेल्प प्रोड्यूस करना है करंट बेटा? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करना है बेटा? हमने करंट प्रोड्यूस करना है। कैसे प्रोड्यूस करना है? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आओ देखते हैं कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको। मान लो मैंने ये एक कॉइल ले ली। ये मैंने क्या ले लिया बेटा? कॉइल। और इस कॉइल को मैंने कनेक्ट कर दिया एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। किसे कनेक्ट कर दिया बेटा मैंने? एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या मेजर करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? करंट। कैसा करंट? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अब इसके सामने लाकर मैंने एक बार मैग्नेट रख दिया। क्या लाकर रख दिया इसके सामने मैंने? एक अभी ये बार मैग्नेट इनिशियली रेस्ट पे था। किस पे था ये बार मैग्नेट? रेस्ट पे। क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी? बिल्कुल निकल रही होंगी यार। हम सबको पता है कि बार मैग्नेट अपना काम तो करेगा ही करेगा। तो नॉर्थ पोल से क्या निकल रही होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या वो फील्ड लाइंस कॉइल को पास कर रही है? कर रही है। ये कॉइल, ये जो कॉइल है ये भी अभी रेस्ट पे था, और जो ये बार मैग्नेट है ये भी अभी रेस्ट पर है। दोनों किस चीज में बेटा? रेस्ट पे। अब मैंने क्या किया? मैंने ग्रेजुअली इस बार मैग्नेट को मूव कराना शुरू। किसको मूव करना शुरू किया बेटा? बार मैग्नेट। उसको कॉइल से दूर लेके जा रहा हूं मैं। बार मैग्नेट को इधर की तरफ v वेलोसिटी दे दी मैंने। तो बार मैग्नेट क्या करेगा? कॉइल के पास आएगा कि कॉइल से दूर जाएगा? कॉइल से दूर जाएगा। जब वो कॉइल से दूर जाएगा तो कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ने लगेगी कि घटने लगेगी? बोलो बेटा। कम होने लगेगी। जैसे ही इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू चेंज होनी शुरू हुई, इसने डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। किसने डिफ्लेक्शन दिखाया? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ने। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? सर्किट में क्या आ चुका है? करंट आ चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब ये रेस्ट पे था तब क्या ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा था? नो। जैसे ही मैंने इसको मूव किया तो क्या ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है? यस। सो एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द कॉइल इज चेंजिंग, इट इज स्टार्ट इंड्यूसिंग द करंट इन द कॉइल। सोच के देखो कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है या कितना अच्छा है करंट का प्रोडक्शन। आप एक कॉइल ले लो, आप उस कॉइल से छोटा सा बल्ब अटैच कर दो। क्या अटैच कर दो? छोटा सा बल्ब। एक कॉइल है, इससे क्या अटैच कर दो? एक बल्ब। और उसके सामने लाके आप रख दो एक बार मैग्नेट। आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने जैसे ही बार मैग्नेट को मूव करना शुरू किया, बल्ब ग्लो कर जाए। वो बल्ब ग्लो कर जाए। उस कॉइल से एसोसिएटेड जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू चेंज होगी, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा? करंट प्रोड्यूस। अच्छा चलो, ऐसा मूव कराया उसने। उसके बाद क्या किया उसने? थोड़ी देर के बाद कि इसकी मूवमेंट इधर शुरू कर दी, अगेन विद द v वेलोसिटी। नाउ द बार मैग्नेट इज कमिंग टुवर्ड्स द कॉइल विथ द v वेलोसिटी। नाउ इट इज कमिंग। अब देखो इनको ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इट इज कमिंग टुवर्ड्स द कॉइल विद द v वेलोसिटी। अब ये क्या शुरू हो गया बेटा? v वेलोसिटी से कॉइल की तरफ आना शुरू हो गया। तो आपने क्या देखा कि इस बार ये फिर से डिफ्लेक्शन दिखा रहा है,
बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये फिर क्या दिखा रहा है बेटा? डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। बेसिक मतलब क्या हुआ? क्या कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने की वजह से डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, कि कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने की वजह से डिफ्लेक्शन दिखा रहा था? चेंज होने की वजह से। जैसे ही कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू चेंज हुई, इट स्टार्टेड शोइंग द डिफ्लेक्शन। इसने क्या किया बेटा? डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू चेंज हुई, इट स्टार्टेड शोइंग द डिफ्लेक्शन। इट मीन सर्किट में क्या आ गया? करंट। जैसे ही उसने वापस इसकी वेलोसिटी जीरो की, दोबारा करंट की वैल्यू जीरो हो। इसका मतलब है कि ये डिफ्लेक्शन कब तक दिखाएगा? जब तक कॉइल से एसोसिएटेड फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। जैसे ही चेंज होनी बंद हो जाएगी, डिफ्लेक्शन दिखाना बंद हो। क्या इतनी बात पूरी तरह से क्लियर है? इस बार इसने क्या किया? थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी को बढ़ा के 2v कर दी, वेलोसिटी बढ़ गई। तो उसने क्या देखा कि जो करंट की डिफ्लेक्शन है वो और ज्यादा हो। इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा हो? जिस रेट से कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स है वो चेंज तेजी से हो रहा होगा कि धीरे हो रहा होगा? तेजी से हो रहा होगा। इसका मतलब जितने तेजी से कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, कॉइल में करंट भी उतने ही तेजी से आएगा, ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? किस रेट से वो कॉइल के साथ क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। क्या पूरी बात क्लियर है? अगर मैं इसको इस कॉइल के अंदर से पास करके बाहर की तरफ मूव कर दूं, तो क्या करंट आता रहेगा कि बंद हो जाएगा? आता रहे, आता रहे। जैसे जैसे इसकी तरफ वो आएगा, करंट आएगा। जब इसको क्रॉस करेगा तो भी करंट आएगा, और जब क्रॉस करके बाहर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। बिकॉज इनिशियली इट वॉज कमिंग टूवर्ड्स द कॉइल एंड नाउ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। तो पहले जब उसके पास आ रहा होगा तो उससे एसोसिएटेड फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ रही होगी, और बाद में उससे एसोसिएटेड फील्ड लाइंस की वैल्यू घट रही होगी, और दोनों ही केसेस में उसके अंदर क्या आएगा? करंट। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर? अगर कॉइल से एसोसिएटेड फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ती है तो करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, और अगर उससे एसोसिएटेड फील्ड लाइंस की वैल्यू घटती है तो फिर करंट की डायरेक्शन कुछ और, ऑपोजिट हो जाए। क्या इतनी बात पूरी तरह से क्लियर है? चलो, इसका तो एक पार्ट हमने समझ लिया। एक चीज तो ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि मैं इस बार मैग्नेट को रेस्ट पे रख दूं। दिस इज माय नॉर्थ पोल, दिस इज माय साउथ पोल, ये मेरा कॉइल है, और फिर मैं कॉइल के साथ एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा दूं, और इस बार कॉइल रेस्ट, मैग्नेट रेस्ट पर हो, और कॉइल इसकी तरफ मूव करना शुरू, तो क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा? यस। क्यों नहीं दिखाएगा? ये डिफ्लेक्शन क्यों दिखाता है? ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। सो इफ इट विल मूव टुवर्ड दिस, देयर इज चेंज इन फ्लक्स, सो इट विल स्टार्ट शोइंग द डिफ्लेक्शन। इसको इधर की जगह अगर मैं इधर मूव करना शुरू कर दूं तो क्या ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा? यस। क्यों? चेंज इन फ्लक्स। दोनों ही केसेस में ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, चाहे मैं इसको इधर की तरफ लेके जाऊं, चाहे मैं इसको इधर की तरफ लेके जाऊं। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉज है वो मूवमेंट ऑफ मैग्नेट नहीं है, वो फ्लक्स नहीं है, वो क्या है? चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो क्या है? चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? अच्छा जी, अब क्या हर बार मुझे बार मैग्नेट रखना जरूरी है? कभी एग्जांपल लेके देखते हैं। हमें तो किसी तरह से फ्लक्स चेंज करना है। देखना जरा बेटा थर्ड एग्जांपल। ये एक कॉइल है,
इस कॉइल के साथ एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये सामने एक दूसरा कॉइल है और इस कॉइल के साथ मैंने एक सेल और एक की लगा दी है। क्या लगा दिया बेटा मैंने? एक सेल और एक की। अभी इस कॉइल से एसोसिएटेड, ध्यान से देखना, इसका नाम कॉइल नंबर 1 है और इसका कॉइल नंबर 2 है। क्या कॉइल नंबर 1 से एसोसिएटेड कोई भी फील्ड लाइंस है अभी? नो, क्योंकि कहीं भी करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा। अब जैसे ही मैं कॉइल नंबर 2 का स्विच ऑन कर दूंगा तो इसके अंदर क्या फ्लो करना शुरू कर जाएगा बेटा? करंट। आपको मैंने क्या सिखाया है? एवरी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो ये किस तरह से बिहेव करने लगेगा? साउथ पोल और पीछे वाला नॉर्थ पोल। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, जिस समय जस्ट आपने स्विच ऑन किया है, ये कॉइल क्या बन गया? एक मैग्नेट। क्या उसकी वजह से इसके समय तुरंत मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी? यस और नो? पहले इसके पास फ्लक्स कितना था? 0। स्विच जैसे ऑन किया, क्या इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई? यस। तो क्या ये यहां पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा? यस, क्योंकि पहले फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी? 0। जैसे ऑन किया फ्लक्स आ गया, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर आप इसको ऑन छोड़ दोगे तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि फिर से 0 हो जाएगा? 0 हो जाए। पहले कितना था फ्लक्स? 0। तुरंत फ्लक्स आया तो फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन जब ये ऑन ही है तो फील्ड लाइंस की वैल्यू अब क्या हो चुकी है? कांस्टेंट। फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या हो चुकी है? कांस्टेंट। अगर फील्ड लाइंस कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ईएमएफ का कॉज क्या है? चेंज ऑफ फ्लक्स। मुंह धो लो ईशान, जाओ फटाफट मुंह धो के आ जाओ, नींद आ रही है तुम्हें। ईएमएफ का कॉज क्या है? चेंज ऑफ फ्लक्स। ईएमएफ का कॉज क्या है? चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या फील्ड लाइन पास होने से ईएमएफ आएगा कि फील्ड लाइन चेंज होने से ईएमएफ आएगा? चेंज होने से। इसमें पहले फ्लक्स कितना था? 0। जब ये स्विच ऑन हुआ तो फ्लक्स बढ़ गया, लेकिन बाद में फिर वो क्या हो गया? कांस्टेंट। तो फ्लक्स की वैल्यू फिर से क्या हो गई? अब तुम जैसे ही स्विच ओपन करोगे फिर उस समय तुरंत थोड़ी सी डिफ्लेक्शन दिखाएगा और फिर से क्या हो जाएगा? 0। स्विच ऑन करने पे जो डिफ्लेक्शन थी, स्विच ऑफ करने वाली डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या पूरी बात क्लियर? लेकिन स्विच ऑन करके छोड़ दो तो फिर से डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। चलो, जब इतनी बात की है एक बात और समझ लो। ये फिर से कॉइल है और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? फिर से एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये फिर कॉइल है, ये देखो बेटा, जैसे ही मैंने पहले फिर से याद रखो, अब मैंने यहां पर क्या लगा दिया है? एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा दी है। अभी स्विच ओपन है, अभी फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी? 0। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, क्या फ्लक्स की वैल्यू आएगी? यस। लेकिन स्विच ऑन छोड़ दूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 0। अब मैं इस अगर रियोस्टेट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दूं तो सर्किट से एसोसिएटेड करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। तो अब इसमें ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नहीं, मेरी बात समझ में आएगी। देखो, सबसे पहले मैंने स्विच ऑन किया, करंट आ गया। करंट की वैल्यू अब क्या हो गई थी? कांस्टेंट। मैंने क्या किया? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या शुरू कर दी? बढ़ानी। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? शुरू डिक्रीज करनी। करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होने लग जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो फिर इसके अंदर क्या इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा? करंट। इन सब पे आपको घुमा फिरा के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएगा। अब करंट की क्या डायरेक्शन आएगी ये पूछा जाएगा, पर डायरेक्शन के बारे में तो बाद में सिखाऊंगा। पहले ये तो समझो कि किस किस कंडीशन में ईएमएफ की इंडक्शन हो सकती। तो सबका मतलब एक ही निकल के आया है
क्या आया है, तुम किसी भी तरीके से कुछ भी जुगाड़ लगा के किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड फील्ड लाइंस की वैल्यू चेंज कर दो, या तो उसको बढ़ा दो या तो उसको घटा दो, तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर उससे एसोसिएटेड अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ की इंडक्शन नहीं। क्या पूरी बात क्लियर है? इस पहले केस में मैंने क्या किया है, कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू बढ़ाई भी घटाई भी, यहां भी इससे एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू बढ़ाई भी घटाई भी। यहां बढ़ाना घटाना कैसे हुआ, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। यहां मैग्नेट मूव किया, यहां कॉइल मूव किया। अगर उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कम हुआ या ज्यादा हुआ, उसकी वजह से सर्किट में क्या आ गया, करंट, बिकॉज द फ्लक्स वॉज चेंजिंग विद द कॉइल। यहां हमने क्या किया, बिना मोशन के ईएमएफ दिखाया। कैसे, हमने यहां पे रेजिस्टेंस लगा, यहां स्विच ऑन ऑफ किया तो डिफ्लेक्शन हुई, और यहां रेजिस्टेंस से कॉइल के करंट की वैल्यू चेंज हुई कि करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ये डिफ्लेक्शन। पहले इतनी सारी बात लिखो, फिर सीधे कंक्लूजन लिख लेते। बनाओ डायग्राम और लिखो कंक्लूजन। ये सारा एक्सपेरिमेंट फेराडे और हेनरी बैठ के खेल रहा। फटाफट बनाओ डायग्राम, कंक्लूजन लिखते हैं। फेराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। दोनों साइंटिस्ट का नाम है फेराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। कल तक ये खत्म हो जाना चाहिए, 35-36 क्वेश्चन है, खत्म हो जाना चाहिए कल तक ये। हो गया बेटा? क्या बेटा? थर्ड और फोर्थ में ये डिफरेंस है कि थर्ड में तुमको करंट तभी मिलेगा जब तुमने स्विच ऑन किया, फिर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब तुम फिर स्विच ऑफ करोगे तब करंट मिलेगा। फोर्थ में तुमने स्विच ऑन करके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी घटानी शुरू कर दी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा तो करंट की वैल्यू चेंज होगी, करंट की वैल्यू चेंज होगी तो फिर से उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। हो गया बेटा? जल्दी लिखो। डन, लिखो कंक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट,
whenever magnetic flux whenever magnetic flux associated with the coil will change, whenever magnetic flux associated with the coil will change, an induced EMF will get set up in the coil. देखो करंट कब आता है कहीं पर, करंट का मतलब वहां पर क्या होगा बेटा, ईएमएफ होगा। अगर वहां पे करंट है तो करंट का मतलब वहां पे क्या होगा, ईएमएफ होगा। तो वहां पे क्या सेटअप हो रहा है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप है मतलब वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा, करंट होगा। तो एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल सेटअप इन द कॉइल due to which an induced current is being observed in the coil, due to which an induced current is being observed in the coil. रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी क्या सर? induced EMF, induced current will be set up in the coil. यही हो रहा है हर जगह, यस और नो? याद रहे बेटा, चेंज का मतलब क्या है, either the flux is increasing or the flux is decreasing, है ना? सेकंड पॉइंट लिखो, if the change in flux will be zero, if the change in flux will be zero, the current in the coil will be zero. If the change in flux will be zero, the current in the coil will be zero. तो ये करंट इस कॉइल में कब तक रहेगा, जब तक वो चेंज हो रहा होगा, यस और नो? ठीक है, चलो अब इसकी डिटेल बात ही फैराडे ने बता दी, तो नीचे लिखो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था बेटा, फैराडे एंड हेनरी ने, और इसके बेसिस पर उन्होंने क्या दिया, अपना एक लॉ दिया, जिस लॉ को हम क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखो फर्स्ट पॉइंट, whenever there is a relative motion between whenever there is a relative motion between a magnet and a closed conducting loop, magnet and a closed conducting loop, electric current appears in the loop. Electric current appears in the loop. It happens because of change in magnetic flux. It happens because of change in magnetic flux associated with the loop. Second point. Since EMF causes current in a circuit, when loop and magnet are brought in,
when loop and magnet are brought in relative motion, current flows in the loop. Current flows in the loop. Full stop. This implies that an EMF is set up in the loop. This implies that an EMF is set up in the loop. Full stop. This EMF is known as induced EMF. This EMF is known as induced EMF, and its magnitude is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. The rate of change of magnetic flux through the loop with time. Rate of change of magnetic flux through the loop with time. मैथमेटिकली देखना बेटा, जो ईएमएफ इंड्यूस अगर आपको एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। और आप सबको मैंने सिखा दिया है कि फ्लक्स कैसे निकालोगे बेटा, बी डॉट ए के साथ। बात समझ में आ रही है? और यही अगर आप ईएमएफ इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो? डी फाई बाय डी टी। मैंने दोनों जगह बस मैग्नीट्यूड की बात की है। अगर इसकी डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन के लिए इसके आगे साइन आएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन कैसे आया वो मैं बताता हूं, पहले फॉर्मूला नोट। द नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। Negative sign shows the direction of EMF. बोलो क्लियर है बेटा? हो गया बेटा? नेक्स्ट लिखो लेंज लॉ। लेंज लॉ पहले एक बार लॉ पढ़ लो तो देखो तो दोनों पॉइंट पढ़ के कोई पॉइंट में डाउट है? हर एक बात क्लियर होनी चाहिए। डी फाइव बाई डी टी क्यों है? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। ठीक है, लेंज लॉ हो गया। शुरू करो लेंज लॉ। देखो ये जो लेंज लॉ है इट इज यूज टू डिटरमाइन द पोलैरिटी और डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ फाइंड करने के लिए। तो इट इज यूज टू डिटरमाइन द
पोलैरिटी और डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। इसका क्या काम है बेटा, क्या देखना, पोलैरिटी और डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। लॉ लिखो इसकी। हाँ, हो गया, बोलो भाई। इट इज यूज टू डिटरमाइन द पोलैरिटी और डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, according to Lenz law, when the magnetic flux through a loop changes, when the magnetic flux through a loop changes, a current is induced in the loop. When the magnetic flux through a loop changes, a current is induced in the loop. A current is induced in the loop. Such that the magnetic field due to induced current opposes the change in magnetic flux through the loop, such that magnetic field due to the induced current opposes the change in magnetic flux through the loop. Change in magnetic flux through the loop. सुनना जरा, फैराडे ने क्या बताया बेटा, किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड जितना फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ की वैल्यू भी उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। क्या चेंज गोबर, जितनी ज्यादा फ्लक्स चेंज होगी ईएमएफ की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। E इज इक्वल टू क्या सिखाया मैंने, डी फाई बाय डी टी। जितना फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ उतनी ही ज्यादा होगी। लेंज ने क्या बोला, लेंज ने बोला कि हर एक कॉइल की टेंडेंसी क्या होगी कि अपने कॉज को क्या करे, वो अपोज करे, वो अपने कॉज को क्या करे, अपोज करे। अब ये क्या है जरा, मान लो ये कोई एक कॉइल है और इस कॉइल के सामने मैंने एक बार मैग्नेट रख दिया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अभी इस कॉइल में कोई करंट होगा, जैसे ही मैं इसको इसकी तरफ मूव करूंगा इस कॉइल में करंट आएगा नहीं आएगा। इस कॉइल में करंट का कॉज क्या है, यहां चेंज क्या है, इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज। ये क्या चाहेगा, मेरे से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज ना करे। ये किसने बताया हमें, लेंज ने। ये कॉइल का बिहेवियर अजीब है, ये जैसे इसके पास आने लगा इससे एसोसिएटेड फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ने लगी घटने लगी, बढ़ने लगी। ये क्या चाहता है, मेरे से एसोसिएटेड फील्ड लाइंस की वैल्यू ना बढ़े, तो ना बढ़े तो उसके लिए इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये इसके पास आ रहा है, ये बोलेगा भाई तू मेरे पास मत आ, इसलिए ये क्या बना लेगा, नॉर्थ। बात समझ में आ रही है, अपोज कैसे करेगा, इसकी तरफ कौन आ रहा है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का कौन सी पोलैरिटी, नॉर्थ पोलैरिटी। कॉइल क्या चाहता है, वो आए कि ना आए, ना आए। क्यों नहीं आए, तो कि उससे चेंज ना हो, तो चेंज ना हो तो उसको अपोज करने के लिए ये नॉर्थ है, तो ये भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ। और नॉर्थ का मतलब हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉक। बात समझ में आ रही है।
तो इस लूप में एक एंटी क्लॉकवाइज करंट सेटअप हो जाए। नहीं समझ में आई बात? कॉइल इसलिए चाहता है क्योंकि वो कॉज को अपोज करता है, यही लेंज का लॉ है। और ये कहां से आया, हम ये सीखेंगे। इट इज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन लेंज ने भी क्या बोला है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिखाऊंगा तो इसका कॉज भी पता लग जाएगा। लेकिन कॉइल चाहता है, क्योंकि हर एक चीज की टेंडेंसी होती है अपोजिशन की, अपोज करने की। एक वायर से करंट फ्लो हो रहा था, वायर क्या चाहता था, करंट फ्लो करे कि ना करे, ना करे। हर चीज की जनरल टेंडेंसी क्या होती है, अपोज करने। यहां ध्यान दो, ये पहली केस होगी, ये दूसरा केस, ये फिर से क्या है मेरे पास, एक कॉइल। और फिर ये कॉइल का कौन सा, एक नॉर्थ पोल और एक, और ये अब किधर जा रहा है, पास आ रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। फिर ये कॉइल क्या चाहेगा कि दूर ना जाए, पास आ रहा है तो भी पसंद नहीं है, दूर जा रहा है वो भी पसंद नहीं है। तो इसका नॉर्थ पोल है, रोकने के लिए खुद को क्या बना लेगा, तो साउथ का मतलब करंट की डायरेक्शन। नई बात समझ में आई? अब ये मैग्नेट बेचारा परेशान है, कह रहा है मैं नॉर्थ लेके पास आ रहा हूं तो भी पास नहीं आने दे रहा, मैं नॉर्थ लेके दूर जा रहा हूं दूर भी नहीं जाने दे रहा। तो इसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली, ये साउथ और नॉर्थ लेके पास आने की कोशिश कर रहा, पर कॉइल तो क्या निकला, फ्लैग के बाद जैसे ही पास आया फिर क्या बोल रहा है, पास। और ये क्या बना लिया, आ रही बात समझ की नहीं? और क्या हो सकता है बोलो, ये कॉइल है, अब ये बोला चल यार तो जो मर्जी कर ले, मैं चला दूर। और ये फिर क्या चाहेगा, फिर ये क्या बना लेगा, नॉर्थ पोल। और फिर इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? पहले इतनी बात लिखो, फिर कुछ और केसेस भी सिखाता हूं। डन। डन बेटा। हो गया, चले आगे। चलो अब कुछ और कंडीशन दिखाता हूं। हमेशा बाहर मैग्नेट ही मूव करे ऐसी जरूरी बात नहीं है, इसको क्या अपोज करना है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज को। देखना 2-3 और केसेस बताता हूं, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मान लो ये एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? ये करंट। एंड से दिस करंट इज कांस्टेंट। ये करंट क्या है बेटा मेरे पास? कांस्टेंट। और इसके ठीक ऊपर पे एक ऐसे लूप रखा हुआ है। क्या इस लूप में कुछ भी इंडक्शन होगी? क्यों? करंट कांस्टेंट है तो क्या क्या हुआ? चेंज फ्लक्स नहीं है कि नहीं? इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही होंगी? सारी अंदर। करंट कांस्टेंट है तो मान लो इसकी वजह से 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई होंगी, तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है? 20 ही है। अगर वो घटेगा बढ़ेगा तभी इंडक्शन होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 20 है तो ईएमएफ इंडक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब दूसरी बार फिर से कॉइल है, फिर से करंट जा रहा है, लेकिन अब करंट इंक्रीज कर रहा है, तो क्या इंडक्शन होगी? तो इतनी बात तो कंफर्म्ड है कि इंडक्शन की वैल्यू नॉट 0। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये भी जरा जल्दी से बता दो। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? देखो करंट किधर है? इधर है। तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी? इनवर्ड होगी। ये क्या चाहेगा? अब करंट बढ़ रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ रही होगी घट रही होगी? बढ़ रही होगी। वो क्या चाहेगा? मेरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू ना बढ़े, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करना चाहेगा? हटाना चाहेगा। घटाने के लिए फील्ड लाइंस किधर आनी पड़ेगी? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ फील्ड लाइंस कब आएगी? अगर इसके अंदर करंट कैसे सेटअप होगा? इसके अंदर करंट कैसे सेटअप होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेटअप होगा तभी ये इसके कॉज को क्या करेगा? अपोज करेगा। बोलो बात क्लियर है? पक्की बात है? एक और एग्जांपल देख लो। अगर फिर से यही कॉइल है, यही करंट है, और अब करंट डिक्रीजिंग है। अब करंट क्या है? डिक्रीजिंग है। तो करंट की वैल्यू अगर कम हो रही होगी, तो करंट की वैल्यू कम होगी तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। ये क्या चाहेगा? बढ़ाना। तो बढ़ाने के लिए करंट कैसे सेटअप होना पड़ेगा? अगर करंट क्लॉकवाइज सेटअप होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? बढ़ेगी। आ रही बात समझ? यहां कुछ भी याद नहीं है। अगर तो कंसेप्ट है क्लियर तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ लो। कौन सा, पहला की ये? दोनों। इसमें करंट क्या हो रहा है? तो इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ये क्या चाहेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़े कि घटे? घटे। तो घटने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है और बढ़ रहा है, तो घटने के लिए इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर सेटअप करना पड़ेगा? बाहर की तरफ। इस कॉइल में कैसे करंट हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ जाए? एंटी। यहां देखो, यहां करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो ये इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है? डिक्रीज। यह क्या करना चाहेगा? उसको इंक्रीज। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है? अंदर की तरफ। तो उसको बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर सेटअप करेगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ सेटअप करने के लिए बात समझ में आ रही है? नोट डाउन करो, डीवीपी निकालो।